बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेकिन कैसे? अगर कोई बाहर से आया था तो फिर वो किसी को नज़र क्यों नहीं आया? जूलिया ने कहा, हो सकता है इसने सुलेमानी टोपी पहन रखी हो, वो गैबी हालत में यहाँ आया हो और गैबी हालत में ही सर कासिम जलाल की लाश उठाकर यहाँ से चला गया हो। इमरान ने कहा तो जूलिया इसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगी। इस तरह क्यों देख रही हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे ही, जूलिया ने सर झटक कर कहा, मुझे तो इस कमरे से कुछ नहीं मिला है। तुम यहाँ अपने तौर पर कोशिश करो, तब तक मैं सर कासिम जलाल के ऑफिस में जाकर चेकिंग करता हूँ। न जाने क्यों ये केस सुलझने की बजाय मुसलसल उलझता ही चला जा रहा है। अभी तक इस केस का कोई सर पैर ही सामने नहीं आ रहा है कि सर कासिम जलाल को किसने और क्यों हलाक किया है। इमरान ने सर झटकते हुए कहा, तुमसे एक बात पूछूं? जूलिया ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। पूछो, इमरान ने कहा। कत्ल के इस केस में तुम इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? और ये क्या ये केस सीक्रेट सर्विस के दायरा इख्तियार में आता है? जूलिया ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, ये केस सीक्रेट सर्विस के दायरा इख्तियार में नहीं आता और न ही इस केस पर सीक्रेट सर्विस काम करने की पाबंद है। इस केस की तहकीकात या तो मकामी पुलिस का काम है या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस का। लेकिन सर कासिम जलाल जो कि सेक्रेटरी दाखिला थे और सेक्रेटरी दाखिला का ताल्लुक आला मनसब से था। और सबसे बड़ी बात यह कि सर कासिम जलाल पाकिस्तान के सदर के दामाद और सर सुल्तान के दोस्त थे। इसलिए सर सुल्तान ने खास तौर पर चीफ से इस्तदा की थी कि वो हमें सर कासिम जलाल की हिफाजत के लिए भेज दें। और चूंकि सर कासिम जलाल को कत्ल की धमकी एक बैनुल अक़वामी मुजरिम सीगाल की तरफ से दी गई थी, इसलिए मैं भी इस केस में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। और फिर जो कुछ हुआ है हमारी मौजूदगी में हुआ है और मैं कातिल की दीदा दिलेरी और इसकी मनसूबाबंदी से हैरान हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सर कासिम जलाल को कत्ल करने के साथ साथ मुझे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी चैलेंज कर रहा है कि हम इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मैं इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा हो गया हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये संजीदगी खटक रही है तो बता दो, और अगर तुम इस केस में दिलचस्पी नहीं लेना चाहती तो हम यहाँ से चले जाते हैं। सुपर फयाज यहाँ मौजूद है, वो खुद ही इस केस की तहकीकात करता रहेगा। और अब चूंकि सर कासिम की लाश भी गायब हो चुकी है तो इसका जवाबदेह भी सुपर फयाज होगा, हम नहीं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये केस हमारे लिए भी चैलेंजिंग हैसियत इख्तियार कर गया है। इसलिए अब जब तक हम इसका असल कातिल को नहीं तलाश कर लेते, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। जूलिया ने पुख्ता लहजे में कहा। गुड शो, फिर तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। देखते हैं कि कातिल हमसे कब तक छुपता है और कहाँ तक भागता है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने उस बात में सर हिला दिया और इमरान ने जूलिया को चंद हिदायत दी और अपने जाने का बताया। और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से निकलता चला गया। इमरान के जाने के बाद जूलिया ने सर झटका और फिर वो मुड़कर तेज तेज चलती हुई अपने साथियों की तरफ बढ़ गई जो राहदारी की चेकिंग कर रहे थे। कुछ मिला? जूलिया ने इनसे मुखातिब होकर कहा। नहीं, कातिल वाकई बहुत चालाक है, वो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रहा है, सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। ये राहदारी बाहर लॉन की तरफ जाती थी जहाँ छत पर जाने के लिए जीना बना हुआ था। ये राहदारी तो इस जीने की तरफ जा रही है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है? हमने भी जब अंधेरे में कातिल का ताक़ुब किया था तो इसके कदमों की आवाज़ सुनकर हम इसी तरफ आए थे और हम यही समझे थे कि वो छत पर गया है। लेकिन इमरान साहब ने ये साबित कर दिया है कि कातिल ना तो जीने पर चढ़ा और ना ही छत पर गया था। इसने यहीं कहीं खड़े होकर अपने पैर जमीन पर इस अंदाज में मारे थे जैसे वो जीने चढ़ रहा हो और हम इसके डॉज में आकर छत पर चले गए थे और कातिल नीचे से ही किसी और तरफ निकल गया था। हाँ, लेकिन वो गया किस तरफ था? एक रास्ता तो इस राहदारी की तरफ जाता है जहाँ से हम इस तरफ आए हैं और दूसरा रास्ता लॉन में है और यहाँ इस वक्त कोई सिक्योरिटी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कातिल सर कासिम जलाल की लाश लेकर इस तरफ आया था तो वो लॉन से आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे बहुत से अफराद मौजूद हैं और यहाँ तेज़ रोशनी भी है जिसकी वजह से वो आसानी से किसी की भी नज़रों में आ सकता था। जूलिया ने कहा। फिर वो लाश लेकर किस तरफ जा सकता है? तनवीर ने कहा।
जूलिया ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फर्श को गौर से देखना शुरू हो गई। जीनों के पास चूंकि खुला लॉन था, इसलिए वहां हवा से थोड़ी बहुत गेंद उठी इकट्ठी हो जाती थी। फर्श पर पड़ी हुई गेंद पर कदमों के चंद निशानात दिखाई दे रहे थे। जूलिया झुककर इन निशानात को देखने की गौर करना शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये हम में से किसी के कदमों के निशानात हैं, जूलिया ने कहा। तो वो सब आगे बढ़कर गौर से कदमों के निशानात देखने लगे। जी हाँ, ये हम में से किसी के जूतों के निशानात नहीं हैं, सफदर ने जवाब दिया। कदमों के निशानात कदरे दबे हुए हैं, जबकि इसी तरफ तुम्हारे कदमों के निशानात इस कदर दबे हुए नहीं बन रहे, और ये निशान आम आदमियों के कदमों के निशानात से काफी बड़े भी हैं, जिसका मतलब है कि इस तरफ आने वाले आदमी का कद काठ काफी बड़ा था और इसके पैर भी आम इंसानों से बड़े थे, और इसने सर कासिम दलाल की लाश उठा रखी थी, इसलिए यहाँ इसके पैरों के निशानात से ज्यादा दबाव आ गया है। हमें देखना चाहिए कि ये निशानात जा किस तरफ रहे हैं। निशान तो जीनों की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं। देखो, शायद ऐसे और निशानात भी दिखाई दे जाएं, जूलिया ने कहा, और फिर वो फर्श पर बढ़े और दबे हुए कदमों के निशानात चेक करना शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? अचानक सफदर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, तो वो सब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। सफदर जीनों की साइड के दीवार के पास खड़ा था और नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे इसे दीवार के पास कुछ दिखाई दिया हो। वो सब तेजी से इसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया है तुम्हें? जी हाँ, बड़े और भारी कदमों के दो निशान इस दीवार के जड़ के पास भी मौजूद हैं, जैसे वो शख्स इस दीवार के पास आकर खड़ा हुआ हो। और फिर और फिर क्या? और फिर वो इस दीवार में समा गया हो, सफदर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। तो वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े और गौर से दीवार की जड़ के पास बने हुए कदमों के निशानात देखने लगे। तो इमरान की ये बात गलत है कि इस इमारत में कोई खुफिया रास्ता नहीं है, जूलिया ने होठ चबाते हुए कहा। इमरान साहब ने हमारे साथ इमारत के हर हिस्से को चेक किया था, लेकिन शायद इनके भी गुमान में नहीं होगा कि छत पर जाने वाले जीने के पास भी कोई खुफिया रास्ता हो सकता है, इसलिए शायद इन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। और यहाँ मौजूद कदमों के निशानात साबित कर रहे हैं कि इस दीवार के पीछे जरूर कोई खुफिया रास्ता मौजूद है, सफदर ने इमरान की साइड लेते हुए कहा। अगर यहाँ खुफिया रास्ता है तो फिर इसे खोलने का भी कोई ना कोई खुफिया बटन यहाँ जरूर होगा। तलाश करो इसे। एक बार ये रास्ता खुल के जाए तो फिर हम देखते हैं कि कातिल किस तरह से हमारे हाथों से बचता है। मैं देखता हूँ, सफदर ने कहा, और फिर इसने दोनों हाथ मखसूस अंदाज में दीवार पर फेरने शुरू कर दिए। फिर अचानक इसका एक हाथ एक उभरी हुई जगह पर पड़ा, तो इसने इस उभरी हुई जगह को हथेली से प्रेस कर दिया। जैसे ही इसने इस उभरी हुई जगह को प्रेस किया, इसी लम्हे बगैर किसी आवाज के इनके सामने से दीवार में एक दरवाजा जैसा खला बनता चला गया। खला देखकर वो सब हैरतज़दा रह गए थे। खला की दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमने अंधेरे में कातिल के कदमों की जो आवाजें सुनी थी, वो जीने चढ़ने की नहीं बल्कि जीने उतरने की थी, सफदर ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, वो इसी तरफ आया था और इसने ये रास्ता खोला था और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया था, और हम यही समझे थे कि वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। अब हमें एहतियात से नीचे जाना है। हो सकता है कि कातिल अभी नीचे ही मौजूद हो, सफदर ने कहा। नीचे अंधेरा है, हमें नीचे जाने से पहले असलहा और रोशनी का बंदोबस्त करना चाहिए, जूलिया ने कहा। मैं सुपर फयाज से पूछता हूँ, इसके आदमियों के पास यकीनन टॉर्चें होंगी और असलहा भी हमें यहीं से ही मिल जाएगा, सफदर ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम यहीं रुकते हैं, जूलिया ने कहा। इसी लम्हे दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई और इनके सामने एक बार फिर सपाट दीवार आ गई। ये क्या हुआ? ऑटोमेटिक दरवाजा था जो खुद ब खुद बंद हुआ है। तुम जाओ, जल्दी वापस आओ, जूलिया ने सफदर से कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और तेज तेज चलता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए इस तरफ? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, वो सर कासिम जलाल का ऑफिस चेक करने गया है, जूलिया ने जवाब दिया। रात के 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त इसे कौन सा ऑफिस खुला मिलेगा? तनवीर ने रिस्ट वॉच देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। इसके लिए दिन और रात कोई मायने नहीं रखते, वो कभी भी और कहीं भी जा सकता है, और किसी के ऑफिस में जाना इसके लिए क्या मुश्किल हो सकता है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। तो उस तनवीर ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में सफदर 4 मशीन पिस्टल और 4 हैवी टॉर्चें लेकर वापस आ गया, और इसने एक एक गन और एक एक टॉर्च इन्हें दे दी। क्या तुम्हें ये सब सुपर फयाज ने आसानी से दे दी हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, फोर्स के साथ एक इंस्पेक्टर भी है, इंस्पेक्टर सरफराज। वो मेरा दोस्त है और इसे मालूम है कि मेरा ताल्लुक किसी खुफिया इदारे से है, इसलिए मैंने इससे ये सब चीज़ें ली हैं, सफदर ने जवाब दिया। तो इन सब ने इस बात पे सर हिला दिए। फिर से खोलो दरवाज़ा, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने वो दीवार के इसी उभार पर हाथ मारा
और इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दिया। बाहर प्रेस होते ही दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। पहले मैं नीचे जाऊंगी, तुम मेरे पीछे आ जाना, जूलिया ने कहा, और फिर वो आगे बढ़ी और एक हाथ में मशीन पिस्टल और दूसरे हाथ में टॉर्च रोशन करके सीढ़ियां उतरना शुरू हो गई। सफदर और तनवीर की नजरें सीढ़ियों के नीचे इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। इन दोनों ने भी टॉर्चें ऑन करके इनकी रोशनी नीचे डालनी शुरू कर दी थी, ताकि सीढ़ियों के इर्द गिर्द कोई मौजूद हो तो वो आसानी से इन्हें दिखाई दे सके। जूलिया जब 3-4 सीढ़ियां उतर के नीचे गई तो इसके पीछे तनवीर भी सीढ़ियां उतर गया। फिर सफदर और फिर कैप्टन शकील भी फौरन सीढ़ियों पर आ गया, क्योंकि किसी भी लम्हे दरवाज़ा ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो सकता था। और फिर यही हुआ। जैसे ही कैप्टन शकील सीढ़ियों पर आया, इसके हुक्म में दरवाज़ा बंद हो गया। सीढ़ियां उतरकर वो एक तहखाने में दाखिल हो गए। तहखाना ज़्यादा चौड़ा तो नहीं था, लेकिन किसी सुरंग की तरह दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। वो एहतियात से इधर उधर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। आगे बढ़ते हुए वो फर्श पर भी रोशनी डाल रहे थे, ताकि अगर कातिल ने वहां कोई क्लू छोड़ा हो तो वो इन्हें दिखाई दे सके। इन्हें फर्श पर वैसे ही कदमों के निशानात दिखाई दे रहे थे जैसे इन्होंने बाहर दीवार के पास देखे थे, जो आम इंसानों के कदमों से काफी बड़े और गहरे थे। ये तो कोई सुरंग मालूम हो रही है, सफदर ने कहा। हाँ, कातिल इसी रास्ते से आता जाता है, तनवीर ने कहा। टॉर्चों की रोशनी की वजह से इन्हें सुरंग दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिससे इन्हें इस बात का साफ अंदाजा हो रहा था कि वहां कोई नहीं है। 15 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद इन्हें सुरंग खत्म होती दिखाई दी। इनके सामने फिर सीढ़ियां थीं, जो ऊपर एक सपाट दीवार की तरफ जा रही थी। सीढ़ियां दीवार के बिल्कुल सेंटर में थी। इसके दाएं बाएं ठोस दीवार थी। शायद ये सुरंग से निकलने का रास्ता है, जूलिया ने कहा, तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और वो सीढ़ियों के दाएं तरफ दीवार के पास आ गया और इस दीवार पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर तन्वी दूसरी साइड की दीवार के पास आ गया और वो भी सफदर के अंदाज में दीवार पर हाथ फेरना शुरू हो गया। इसी लम्हे सीढ़ियों के ऊपर इन्हें एक और दरवाजा खुलता दिखाई दिया। दरवाजा खुलते ही जूलिया और कैप्टन शकील, जो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे, फौरन एहतियात के पेश नजर साइड में हो गए। इन्हें ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे वो सीढ़ियों के साइडों से सर निकाले ऊपर देखते रहे। फिर जूलिया सीढ़ियों की तरफ आई और इसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो दरवाजे के पास थी। इसने एहतियात से बाहर झांका, फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे से बाहर निकल गई। आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है, जूलिया ने ऊपर से कहा, तो वो तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और फिर दरवाजे से निकलते चले गए। और ये देखकर वो हैरान रह गए कि वो एक खाली प्लॉट में मौजूद थे। इस प्लॉट में भी झाड़ियां उगी हुई थी, जो काफी बड़ी बड़ी थी, और प्लॉट को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर बंद कर दिया गया था। इस दीवार में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, जो बंद था। सुरंग के दरवाजे से लेकर सामने दीवार के दरवाजे तक झाड़ियां कटी हुई थी। इन्हें बकायदा किसी तेज धार आले से काट कर दरवाजे तक जाने का रास्ता बनाया गया था। वो सब तेज तेज चलते हुए दूसरे दरवाजे के पास आ गए। सफदर ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला, तो दरवाजा आसानी से बाहर की तरफ खुलता चला गया, जिसे बाहर से बंद किया गया था। दरवाजे की दूसरी तरफ एक कच्ची सड़क थी, जो खाली दिखाई दे रही थी। वो सब बाहर आ गए और फिर इनकी नजरें दरवाजे के सामने कच्ची सड़क पर जम गई, जहां किसी गाड़ी के टायरों के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। ये तो किसी लेमोजीन कार के टायर के निशान लग रहे हैं, बड़ी और 4 सिलेंडर वाली लेमोजीन कार के, सफदर ने इन निशानात को गौर से देखते हुए कहा।